तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रोनॉमी को। हम लोग पूरा निमराज सुंदर एग्रोनॉमी कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपिक्स क्या क्या इसमें कवर करने जा रहे हैं। एग्रोनॉमी के हम लोग मेजर फील्ड क्रॉप्स भी पढ़ेंगे सारा पूरा, और फील्ड स्टडीज, फील्ड क्रॉप्स सारा कवर करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रोनॉमी से। तो एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एग्रोस प्लस नॉमस। एग्रोस मीन्स होता है फील्ड और नोमस मीन्स होता है टू मैनेज। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि एग्रोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस दैट डील्स विथ मेथड ऑफ प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप और हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब ये क्या है कि एग्रीकल्चर ब्रांच है जो को डील करता है मेथड से विच प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप्स और प्रोडक्टिविटी। मतलब कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एग्रोनॉमी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और क्रॉप के बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली और सब्सिस्टेंस टाइप। इंडियन एग्रीकल्चर क्या है? प्रीडोमिनेंट है और सब्सिस्टेंस टाइप है। प्रीटोडिकेशन जी 1230 से 1307 आफ्टर डिकेड में उन्होंने ही कलेक्ट किया था मेनी लिटरेचर्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी ऑन हिज बुक्स। इसका नाम था ओपस रूरल, ठीक है। और उर्न कामोदुरुम, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ एग्रोनॉमी, और इनको ही कहा जाता है एग्रोनॉमी के फादर। फिर कुछ फेमस साइंटिस्ट हैं, ऐसा वैन हेलमंट हो गया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर, ठीक है। जैथरो टूल 1764 और 1741 एडी में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, जिसका नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसमें कि उन्होंने जीरो टिलेज, वीड्स, इन सब का वर्ड यूज़ किया था। तभी इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ वीड साइंस। पर जीरो टिलेज के फादर कौन है? अब बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आर्थर यंग ने क्या किया था? पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट किया था टू इंक्रीज द इल्ड ऑफ क्रॉप्स बाय सप्लाइंग सेवरल मटेरियल लाइक पोल्ट्री डंग, लिटर, गन पाउडर एटसेट्रा फॉर। और ये इसके क्या थे? 46 वॉल्यूम ऑफ एनस ऑफ एग्रीकल्चर। ये उन्होंने 46 वॉल्यूम लिखा था एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किताब के, ठीक है। उसके बाद ए ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वाज स्टार्टेड इन 1840 बाय जस्टिस वॉन लिवी। इन्होंने क्या किया था? ये इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच करके कल्टीवेशन को स्टार्ट किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है लीफ एरिया इंडेक्स। ये किसने दिया? ये वाटसन ने दिया 1948 में। इसमें क्या होता है? टोटल लीफ एरिया बाय ग्राउंड एरिया। मतलब कि लीफ एरिया इंडेक्स का फॉर्मूला होगा टोटल लीफ एरिया बाय ग्राउंड एरिया। अब है लैंड इक्विवेलेंट एरिया, LER का मतलब होता है कि रिलेटिव लैंड ऑक्युपाइड बाय सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यील्ड अचीव इंटरक्रॉपिंग। मतलब कि हम एक रॉ में अगर एक सिंगल क्रॉप लगाएंगे और दूसरे रॉ में अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो जो उसका क्या बोलते हैं अचीवमेंट होता है, जो प्रोड्यूस बढ़ेगा या घटेगा, उसी को हम लोग लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं, LER कहते हैं, ठीक है। अगर LER ज़्यादा है एक से तो ये क्या है? ये इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है। अगर LER कम है एक से तो ये इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल नहीं है। एग्जाम्पल LER इज 1:10। मतलब ये क्या है? 10% अधिक दे दिया इन्होंने, तो 10% अगर अधिक यील्ड आ रहा है तो ये क्या है? ये बेनिफिशियल हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। ये तीसरा टर्म है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इसमें क्या है? टोटल क्रॉपिंग एरिया बाय नेट कल्टिवेटेड इनटू 100। टोटल एरिया मान लीजिए हम लोगों ने 1 एकड़ में हम लोगों ने कल्टीवेशन किया और नेट कल्टिवेटेड एरिया है 4 एकड़ है, ठीक है। और इंटू 100 क्या निकलेगा इसका? ये एक नहीं 1 एकड़ है। और एक मिनट में इसको फिर से क्लियर करके बताता हूँ आपको। तो हमारे इंडिया की जो कल्टिवेटिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो है 100 है, ठीक है। जैसे कि ये डिपेंड करता है पूरे आप नेट कल्टिवेटेड एरिया, टोटल क्रॉपिंग एरिया मानिए 4 एकड़ है, ठीक है। और अगर हमने कल्टीवेट किया है 1 एकड़ में और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये कट गया 4, हमारी कितनी हो गई
क्रॉपिंग इंटेंसिटी 400 हो गया, 400%। उसी तरह हमारे इंडिया की जो नेट कल्टिवेटिंग एरिया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, वो है 135%। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। तो इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन सेम लैंड। अब देखिए, एक ही लैंड में अगर हम लोग बार बार क्रॉप को ग्रो करेंगे, जैसे मान लीजिए कि खरीफ में उन्होंने खरीफ क्रॉप लगा दिया, रबी में रबी क्रॉप लगा दिया, जैद में जैद क्रॉप लगा दिया, और लेकिन क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लगाना है। फिक्स्ड क्रॉप इज रोटेटेड, लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड, मतलब कि जैद में जैद का क्रॉप लगा दिया, लेकिन क्या है, अब इसमें गेहूं लगाएं, फिर हम लोग दाल लगा दिए, फिर आलू लगा दिए, तो ये क्या, ये क्रॉप का रोटेशन किया। आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स शुड बी टेकन पल्स क्रॉप फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसा क्यों होता है, अगर हम सीरियल्स को ग्रो करेंगे और फिर पल्स को ग्रो करेंगे, तो पल्स हमें क्या, पल्स के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद हमारी सॉइल की जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो फिर से बढ़ जाएगी। इसी कारण क्या होगा, हमारी सॉइल का हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो जो हमारे फर्टिलाइजर है उसका एग्जेशन नहीं होता है। इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ये क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। इट चेक द सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को भी कंजर्व करता है। अब मान लीजिए कि हम लोग अगर क्या करेंगे, ऐसे फसल लगाएंगे जिसके रूट्स जो है काफ़ी डीप रूटेड हैं, तो ये क्या करेगा, सॉइल को भी इरोजन से बचाएगा, सॉइल को इरोजन से बचाएगा। तो डीप रूटेड क्रॉप्स लगाने से क्या होता है कि ये सॉइल्स को होल्ड करके रखता है, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, the incidence of harmful pathogen, insect pest, nematode and weeds which is associated with particular crop can be managed। ठीक है, तो हार्मफुल क्रॉप्स जो पैथोजन हो गए, जैसे कि जो रिलेटेड है सिर्फ पार्टिकुलर क्रॉप के, मतलब कि गेहूं के सीजन में सिर्फ आता हो वो क्रॉप आता हो, या सिर्फ गेहूं के बाद वाले सीजन में आता हो, और मान लीजिए कि गेहूं में आता हो या भिंडी में ही कुछ प्रॉपर डिजीज लगते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, क्रॉप रोटेशन किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। तो इसमें कहेंगे, अगर हम नंबर ऑफ क्रॉप्स 4 क्रॉप लिए, ठीक है, एक साल में, ठीक है, इंटू 100, ये क्या हो गया, ये कटा ये कटा ये कटा, कितना आ गया, 400%। ये 400% क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो गया। क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि एक साल में हम लोग कितने फसल को ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं बात करता हूं कि अगर हमने ग्राउंडनट लगाया, व्हीट लगाया और शुगर केन लगाया, बाय, देखो, अब इसमें 6 महीने लगेंगे, ठीक है, इसमें 6 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीने लगेंगे, तो 6 या 18, मतलब लगभग 2 महीने, 2 साल की बात हो गई। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, 2 हो गए। टाइम कितना हो गया, क्रॉप कितने हैं, 3 हो गया, इंटू 100। अब क्या है, 50 बार में कट गया, ये 50 या 150, मतलब कि 150% इसकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी हो गई। तो हम लोग एक साल में कितना फसल लेते हैं, ये इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रॉप्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 100। आप इसको नोट करके लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये आपका क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब मैं चलता हूं क्रॉप रोटेशन फॉर 3 ईयर्स। अगर मान लीजिए 3 साल लगाएंगे, अब देखिए 3 साल आपको पता नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ पैडी, पोटैटो, शुगर कैन, अरहर एंड व्हीट। तो पैडी पोटैटो में कितना साल लगा, 1 साल लग गया, शुगर केन में भी 1 साल लग गया, अरहर और व्हीट में भी 1 साल लग गया। अब देखिए, तो कितने हो गए, 3 ईयर्स हो गए, क्योंकि शुगर केन में मोस्टली ये 1 साल कंज्यूम करता है। अगर 1 साल ही गन्ना लगाएंगे तो 1 साल कंज्यूम करता है। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रॉप्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 क्रॉप हो गए। उसके बाद टाइम कितना लगा, 3 साल लग गया, ठीक है, इंटू 100। अब मैं किसको करूंगा, 3 से कट जाएगा ये, 33.33 आता है, तो 50 या 150 और 3 × 5 = 15, मतलब कि 166.5% ऐसे कुछ आएगा, लेकिन ये लगभग 166% आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अब हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। हर एक फील्ड का अपना एक क्रॉपिंग सिस्टम होता है। इट रिफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन अ फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज, एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेज एंड अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग। एक क्या है कि एक
प्रॉपर क्रॉप है, एक प्रॉपर फील्ड है, ठीक है। और हम लोग ने उसमें कितना कितना लगाया, जैसे कि यहाँ पर हमने दाल लगा दिया है, इसमें सब्जी लगा दिया है, यहाँ पर पोल्ट्री फार्म है हमारा, ये हमारा लाइक क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने भेड़ बांध रखी है, यहाँ पर हम ये घर के लिए यूज कर रहे हैं, फार्म हाउस के लिए यूज कर रहे हैं, स्टोर के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक लैंड को हम लोगों ने कितने चीजों के लिए यूज किया, फार्म एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शन के लिए यूज किया है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्राइजेस को एक फिक्स पैटर्न में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एसिमिलेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स। अब क्या है कि इकोनॉमिक इल्ड मान लीजिए 100 किलो आया है गेहूं का, ठीक है। बायोलॉजिकल इल्ड कितना आ गया, 100 किलो गेहूं आ गया है, और उसका भूसी मिला के हो गया प्लस 50 किलो, ठीक है, इनटू 100। अब हमें कितना मिला, हमें मिला तो पूरा 150 kg, ठीक है, लेकिन हमें यूज कितना करें, 100 किलो। तो ये आपका हो गया इकोनॉमिक इल्ड, मतलब इसमें आ गया आपका, ये आ गया आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स। तो 100 50 150, 100 बाय 150 इंटू 100, ठीक है। अब हम काटेंगे, 50 दिया 150, 50 दूनी 100, 3 से 33, मतलब लगभग 66% जो आपका क्या है, ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स आ गया है। बायोलॉजिकल yield into k इक्वल टू इकोनॉमिकल yield, बायोलॉजिकल yield into k इक्वल टू इकोनॉमिकल yield। बायोलॉजिकल yield कितना आ गया, मान लीजिए 50 आ गया है, 50 किलो आ गया, 50 किलो आ गया, और इनटू हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना आ गया, 50 गुने लगभग कितना आ गया था इसमें, 33 मतलब, तो 50 या 150, मतलब कितना हो गया, 50 30 15, ये आपका 33, ये आपका निकल गया। तो आपका क्या निकल गया, हार्वेस्टिंग बायोलॉजिकल इल निकल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब कि सिंक इनटू सोर्स इनटू 100। सोर्स क्या है इसमें, सोर्स इज द पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर जनरली लिव्स, ठीक है, लिव्स होता है आपका सोर्स। सिंक क्या है, वेयर फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट जनरली ग्रेन, ये ग्रेन सिंक आपका हो गया, 100 पत्तियां हैं पेड़ में, पेड़ में नंबर ऑफ पत्तियां 100 हैं, ग्रेन हो गया 50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200, ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया है कॉफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, सीई। तो इसी तरह आप इसको निकाल सकते हैं। सॉर्गम सिकनेस क्या होता है, सॉर्गम के द स्टबल्स ऑफ सॉर्गम टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू वाइड कार्बन नाइट्रोजन ratio. During this process of decomposition, soil nitrogen get blocked or temporarily immobilized, affecting the growth of succeeding crop by showing many nitrogen deficient symptoms due to wide CN ratio of sorghum resides. To reduce the effect of 25% more nitrogen, अगर आप लोग सोरगम की खेती करते हैं तो क्या होता है कि जो डिकम्पोज्ड सोरगम, जो रूट के अंदर, जो रूट्स अंदर एक्यूमुलेट कर गया है, वो अभी खत्म होने में उसके जो सीएन रेशियो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उसका सीएन रेशियो अधिक होने के कारण क्या होता है कि वो डिकम्पोज नहीं करता है, तो क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वहां ब्लॉक हो जाता है। नाइट्रोजन ब्लॉक होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, सोरगम के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, सोरगम सिकनेस को खत्म करने के लिए हम लोग वहां पर 25% मोर नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं, 25% मोर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं उसके सिकनेस को खत्म करने के लिए। अब हमारा एक यूनिट खत्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं ड्राई, आपको कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप इससे मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे इन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। अब हम लोग चलते हैं यूनिट 2 में, जिसका नाम है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। मतलब क्या है कि सिर्फ बारिश के, अब बारिश पे डिपेंडेंट होकर के खेती करना, उसको कहते हैं रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसको रेनफेड कंडीशन कहा जाता है। अब हम ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं, ड्राई कल्टीवेशन ऑफ एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm, क्रॉप फेलियर इज प्रोलॉन्ग्ड ड्यू टू ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इज कॉमन, ड्राई फार्मिंग is practiced in arid region with the help of moisture conservation practices, alternate land use system is suggested in this region। अब हम लोग इसको, मैं आपको एक आपको मैं चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, वेट एक मुझे, मैं देखता हूँ इसमें, अगर मान लीजिए मुझे मिलता है एक पेज तो मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। ये हो गया, कहाँ है टाइप ऑफ टेक्स्ट,
एक मुझे पेज मिल जाता तो मैं इस पे आपको बता सकता था इस ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को। वेट, यहीं रहेगा, मैं बताता हूँ। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता गया, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर दूंगा मैं वीडियो में। कहाँ गया? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, CULTURE, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक अच्छा सा मुझे पेन चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर 3 डायलॉग बॉक्स में बना रहा हूँ, 1 2 3। इसमें ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। तो